Good morning, everyone. Hope all of you are doing fine. Okay. As I said, अभी हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया था और अभी लास्ट क्लास में आपका यूनिट 1 कवर किया है, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रेजिडेंशियल स्टेटस आपका कवर किया है। लास्ट क्लास में हमने जो डाउट्स थे वो नहीं लिए थे। इस क्लास में, क्योंकि हम लास्ट क्लास हमारी लंबी खिंच गई थी, कॉन्सेप्ट्स ही बहुत ज्यादा थे हमारे, तो इस क्लास में आपको अगर कोई भी लास्ट क्लास का डाउट हो तो एंड ऑफ द क्लास आप पूछिएगा। दूसरी बात कि अब सैलरी का चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ। यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड 1 आवर होता है क्लास का, जिसके अंदर हमारा 10 मिनट तो डाउट सेशन में चला जाता है। इसलिए ये जो मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ वो स्ट्रेट अवे मैं प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर रही हूँ, रादर देन कि मैं पहले आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूँ। मैं प्रैक्टिकल के पॉइंट्स के साथ साथ आपको थ्योरी एक्सप्लेन करती रहूंगी इसकी। ऑलराइट। एंड अदर थिंग इज, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी रिकमेंड किया था, आपको डॉक्टर गिरीश आहूजा की टैक्स की बुक लेनी है, और आपको पुरानी बुक नहीं लेनी है। आपको जो बुक लेनी है वो आपको असेसमेंट ईयर 2020-21 की ही लेनी है, क्योंकि इनकम टैक्स में हर साल चेंजेस आते हैं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, क्या होता है कि इनकम टैक्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे को इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है। और ये काम जो हम करते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेट, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को इनकम टैक्स कैलकुलेट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इनकम टैक्स जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। जो भी हमने इनकम कमाई उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। हम अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं पूरे साल में, प्रीवियस ईयर में हमने कमा सकते हैं, हम सैलरी से भी पैसा कमा सकते हैं, जैसे मैं आपको पिछली क्लास में बता रही थी, हम बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हैं, हम घोड़ों की रेस पे पैसा लगा के वहां से भी पैसा कमा सकते हैं, लॉटरी से भी पैसा कमा सकते हैं, किसी पुराने पुश्तैनी घर को बेच के कैपिटल गेन के थ्रू भी हम पैसा कमा सकते हैं। और बच्चे हम मल्टीपल सोर्सेस जो होते हैं, में हमने सारे सोर्सेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। वो मैंने 5 हेड्स आपके साथ डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में, उनके थ्रू हम अर्न करते हैं। अब बच्चे, मैंने आपको बताया था मोस्टली आप लोगों में से सब जॉब करना चाहते हो कि मोस्टली, तो अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो फ्यूचर में आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो आपको सैलरी पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो आप पूरे साल में कमाओगे। प्रीवियस ईयर में आप पैसा कमाओगे सैलरी का, और उस पर टैक्स कब भरोगे? उसके नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर। अब इफ वी टॉक अबाउट सैलरी, तो बच्चे आप सैलरी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सैलरी में पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एक बात तो हमें बिल्कुल बेसिक से समझ आती है, एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉई होता है। और जो एम्प्लॉयर होता है हमें नौकरी पे रखता है, एम्प्लॉय नौकरी करता है वहां पे, उसके बदले में वो सर्विसेज देता है तो उसको सैलरी मिलती है। अब सैलरी या तो कह सकते हो आप सीधे कि 1 लाख रुपए महीना सैलरी मिलती है, बट एग्जाम्पल है 1 लाख आपका, या आप उसको ब्रेकअप करके बता सकते हो। आपका एम्प्लॉयर आपको कहेगा हम बेसिक सैलरी तुम्हें इतनी देते हैं, डेयरनेस अलाउंस इतना देते हैं, बोनस इतना देते हैं, हर महीने कमीशन इतना देते हैं, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस इतना देते हैं, पेंशन इतनी देते हैं, ग्रेचुटी इतनी देते हैं। तो कहने का मतलब है इनकम टैक्स देते हैं नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में। तो कहने का मतलब है बच्चे कि या तो आप जो जनरली सुनते हो एज अ लेमैन, हम लोग सब सुनते हैं अरे इसकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है, इसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। बट जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो ज्यादातर क्या होता है, वो एक एक चीज बताता है कि ये कुल मिला के अगर तेरी 1 लाख सैलरी है तो कैसे बनी। कि जैसे सपोजिटली एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ अभी सुनिएगा, स्क्रीन पे नहीं देखना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो मान लीजिए कि तेरी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है। मान लीजिए कि तेको कमीशन जो मिला वो 30,000 मिला, तो 20,000 और 30,000 मिला के 50,000 हो गए। फिर मान लीजिए कि तेको ग्रेचुटी का 50,000 मिला, तो कुल मिला के इन सबको हमने जोड़ लिया तो हमारा बन गया 1 लाख रुपए। तो कह दिया कि 1 लाख रुपए सैलरी है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ब्रेकअप होता है सैलरी का।
कि मल्टीपल पार्ट्स में सैलरी होती है। तो अब सैलरी का जो ब्रेकअप होता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे हम उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। ध्यान दीजिए, अब स्क्रीन पे देखेंगे सब। क्वेश्चन 1, मिसेस जेड इज एम्प्लॉयड विद पीक्यूआर लिमिटेड। अब बच्चे आपको एक टिप दे रही हूँ, जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में सैलरी का, आपको सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी पे रख रहा है, जो आपकी कंपनी है वो गवर्नमेंट की कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। अब इस क्वेश्चन में आप जब पढ़ोगे कि कंपनी का नाम है पीक्यूआर लिमिटेड, तो आपको दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैं आपसे बोल रही हूँ कि सैलरी के क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे उसके अंदर होगा कि ये पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या गवर्नमेंट कंपनी में काम करता है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अब यहाँ पे ये क्या है कि मिसेस जेड एम्प्लॉई है, जॉब करती हैं। कहाँ करती हैं? पीक्यूआर लिमिटेड। अब पीक्यूआर लिमिटेड हमारी प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अगर गवर्नमेंट कंपनी होती तो यहाँ पे लिखा होता कि ये पर्टिकुलर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। बट अगर सिर्फ जिस भी कंपनी के आगे ऐसे सिर्फ लिमिटेड एलटीडी लिखा हुआ होगा, पीक्यूआर लिमिटेड, एक्सवाईजेड लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, उसको हम मान के चलेंगे कि वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये चेक किया कि प्राइवेट कंपनी है कि गवर्नमेंट कंपनी है। आगे चलते हैं बच्चे। ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 रुपए। आई रिपीट, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रही हूँ आपको, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मंथली सैलरी इसको कितनी मिल रही थी? 15,000 रुपए। इसका मतलब ये उसकी बेसिक सैलरी है, सबसे बेसिकली उसको क्या मिल रहा था? हर महीने 15,000। आगे, शी हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होती है बच्चे? परक्विजिट्स होती है फैसिलिटीज। परक्विजिट्स क्या होती है? फैसिलिटीज। आपने सुना होगा कोई आईएएस है, आईएएस को कुक मिल रखा है गवर्नमेंट की तरफ से, गार्डनर मिल रखा है, सिक्योरिटी गार्ड मिल रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाती है, आईएएस को खुद खर्चा नहीं उठाना, उसको कुक भी मिला हुआ है, गार्डनर भी मिला हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड भी मिला हुआ है। ये सारे जो उसको चीजें मिली हुई है उसको हम कहते हैं फैसिलिटी मिली हुई है। मतलब इसका मतलब है परक्विजिट्स मिली हुई है, ठीक है। तो अब बच्चे परक्विजिट्स के अंदर क्या क्या आता है? रेंट फ्री, वो मिली है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब है रेंट फ्री, मतलब रेंट नहीं लगता। किस चीज का? अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह का। मतलब कि फ्री में घर दिया है एम्प्लॉयर ने, जो पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी है उसने फ्री में रहने के लिए मिसेस जेड को घर दे रखा है। और क्या बोलता है कि ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसकी फेयर रेंटल वैल्यू है 60,000 रुपए। अब बच्चे मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। आप जब परक्विजिट्स का टॉपिक पढ़ते हैं सैलरी में, मतलब फैसिलिटीज का टॉपिक, उनमें एक आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। कि आपका एम्प्लॉयर देखो, आपको जो जहां आप नौकरी करते हो पैसे तो देता ही है, साथ में आपको खुश करने के लिए कुछ चीज फैसिलिटीज दे देता है। जैसे आपको फ्री में रहने का घर दे दिया, आपने सुना होगा या आपके पेरेंट्स में किसी जो गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं पे किसी ने सुना होगा कि जितने टाइम आप नौकरी करोगे हमारे पास, हम आपको उतने टाइम के लिए घर रहने के लिए दे रहे हैं फ्री में। कहते हैं ना कि ये अरे ये कंपनी ने इनको अपार्टमेंट वो दे रखा है, घर दे रखा है रहने का। तो जो कंपनी ने घर दे रखा होता है रहने का फ्री में, कि कंपनी कोई रेंट चार्ज नहीं कर रही, उसे कहते हैं उसकी कंपनी ने फैसिलिटी दी है रेंट फ्री अकोमोडेशन की। अब बच्चे आपके एग्जाम में अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉइंट आता है सैलरी के क्वेश्चन में, तो आपको उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन दी गई है ये कहाँ दी गई है, मतलब सिटी कौन सी है जहाँ पे दी गई है, सिटी की पॉपुलेशन कौन कितनी है जहाँ पे दी गई है। तो अब आप चेक करिए, यहाँ पे लिखा है, स्क्रीन पे देखेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिल्ली में दी गई है, दिल्ली में। हमें पता है दिल्ली की पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा
रेंट फ्री अकोमोडेशन जो दी है वो कंपनी वालों ओन करते थे उसे या उन्होंने रेंट पर लेके दी है? कहने का मतलब एग्जाम्पल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉई हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉई हूँ, मेरी पक्की नौकरी है, परमानेंट जॉब है। मैंने क्या किया बच्चे, मैंने ज्वाइन कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे एक घर रहने के लिए दे दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी। मेरे से रेंट नहीं चार्ज किया, बट एक क्वार्टर देखो रहने के लिए दे दिया। और मान लीजिए 3 BHK के घर मुझे रहने के लिए दे दिया, अब मैं वहां रह रही हूँ। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उस घर को खरीदा हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, और जब जब किसी टीचर को नौकरी पे रखती थी तो उनको फ्री में रहने के लिए देती थी। एक तरीका तो ये हो सकता है। एक तरीका बच्चे ये भी तो हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने घर खरीद कर नहीं रख रखे। वो क्या करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी कि रेंट पर लेती है घर को। दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी से रेंट पर लेती है घर को, उन्हें रेंट पे करती है, घर ले लेती है, फिर उस घर को फ्री में रहने के लिए अपने एम्प्लॉइज को दे देती है, जैसे कि टीचर्स को, मैं हो गई जैसे। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो दो तरीके से ले सकता है प्रॉपर्टी को, या तो खरीद सकता है, सेकेंड वेज कि वो रेंट पे ले सकता है, और आगे वो जब देगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा, अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए दे देगा। इसे कहेंगे हम रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो अब हमारे को हर बार क्वेश्चन में ये भी चेक करना होगा बच्चे कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया उसका मालिक कौन था। जिस कंपनी ने रेंट फ्री अकोमोडेशन अपने एम्प्लॉय को दी वही मालिक थी उस पर्टिकुलर घर की, या उस कंपनी ने पहले रेंट पे लिया फिर आगे उसको दिया एम्प्लॉय को। ऐसे केस में बच्चे ऑफ ₹60,000 फेयर रेंटल वैल्यू दी हुई है, रेंटल वैल्यू नहीं दी हुई। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि रेंटल वैल्यू इतनी थी उसकी या रेंट पेड इतना था, रेंट पेड नहीं लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है फेयर रेंटल वैल्यू कितनी थी। इसका मतलब रेंट पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब रेंट पे नहीं ली थी, ओनरशिप थी। और फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि आसपास के मकान जो हैं वो अगर अपने को रेंट पे चढ़ाते हैं तो वहां से 60,000 आता है। कहने का मतलब ये है कि अब ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप मालिक की है, मतलब PQR लिमिटेड ओन करता था इस घर को और उसने फ्री में अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया। अब बच्चे जब रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा उससे एसोसिएटेड अब हम थ्योरी पढ़ते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे सब, हमारे को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इस चीज को रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ते समय। एक कि हम ये चेक करेंगे कि एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, इन दो भागों में डिवाइड करेंगे। अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे इसमें हमारा एम्प्लॉयर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, प्राइवेट एम्प्लॉयर है ना। बट अगर हमारा जो एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होता तो क्या निकाल लेते, कौन निकालता, गवर्नमेंट निकाल देती वैल्यू उस घर की। उस घर की वैल्यू वो कहते हैं वो लाइसेंस फीस, और वो उस घर की परक्विजिट वैल्यू होती है। अब बच्चे आप लोग कहोगे मैम ये परक्विजिट वैल्यू क्या होता है। परक्विजिट वैल्यू का मतलब है अभी बच्चे, परक्विजिट मतलब फैसिलिटी, वैल्यू मतलब वैल्यू मतलब फैसिलिटी की वैल्यू। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही थी कि IAS है, इनको फ्री में घर रहने के लिए दिया जाता है, कुक दिया जाता है खाना बनाने के लिए, गार्डनर दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है, सब फ्री में दिया जाता है। अगर तो फ्री में इनको दिया जाता है, तो अब जब ये इनकम टैक्स भरेंगे तो क्या ये सिर्फ जितनी इनको कैश में सैलरी मिल रही है सिर्फ उस पे इनकम टैक्स भरेंगे। मान लीजिए इनको कैश में सैलरी मिल रही है 50,000 रुपए और साथ में इनको रेंट फ्री अकोमोडेशन भी मिल गई, घर मिल गया बहुत बढ़िया सा फ्री में रहने के लिए, इनको कुक मिल गया, इन्हें गार्डनर मिल गया, इन्हें सिक्योरिटी गार्ड मिल गया।
तो जब ये सैलरी पे टैक्स भरेंगे तो ये यही मानते हुए भरेंगे कि इन्होंने एक महीने में 50,000 कैश कमाया सैलरी का? नहीं। गवर्नमेंट कहेगी हम बेवकूफ थोड़ी ना है कि तुम 50,000 रुपए महीना अपनी सैलरी दिखाओगे तो टैक्स भी उसी हिसाब से भरोगे। तो गवर्नमेंट कहती है बट जो ये तुम्हें गार्डनर की फैसिलिटी मिली है, कुक की मिली है, सिक्योरिटी गार्ड की मिली है, फ्री में घर मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे को दिया है तुम्हारे एम्प्लॉयर ने, बट दिया क्यों है? क्योंकि तुम उसकी नौकरी कर रहे हो, तो काइंड ऑफ ये भी तुम्हारी सैलरी ही है। गवर्नमेंट कहेगी इन पे भी टैक्स भरो, तो हम कहेंगे हम टैक्स कैसे भर दे इन पे, हमें क्या पता इसकी क्या वैल्यू है। तो गवर्नमेंट कहेगी इन सब की कोई की ये सारी फैसिलिटीज है ना, इन फैसिलिटी की पैसों में वैल्यू निकाल लो। जब इन सब फैसिलिटीज की पैसों में वैल्यू निकाल लोगे उस पे भी टैक्स भरो, और जितना कैश मिला उस पे भी टैक्स भरो। कहने का मतलब मान लीजिए कोई आईएएस तो गवर्नमेंट कहेगी तुम्हारे को जब इनकम टैक्स भरना है तो तुम 50,000 रुपए महीने के हिसाब से नहीं भरोगे, ये जो फैसिलिटीज है इनकी कैश वैल्यू निकाल लो कि इन फैसिलिटी की वैल्यू कैश में कितनी है। अगर तुम पैसे खुद खर्च के रखते तो कितने तुम्हारे को कितने पैसों में तुम इस फैसिलिटी को बाय करते, वो वैल्यू निकाल लो। वो जो वैल्यू निकालोगे उसको जोड़ दो अपने कैश जितना मिला तुम्हारे को सैलरी के फॉर्म में, फिर जो कुल मिला के जितना पैसा आया उसको तुम्हारी परक्विजिट मतलब सॉरी ये टोटल सैलरी हो जाएगी तुम्हारी। और जितना तुम्हारी फैसिलिटीज की वैल्यू थी, मतलब कुक, रेंट फ्री अकोमोडेशन, गार्डनर, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब की तुम पैसों की वैल्यू निकाल लो, और वो जो होगी वैल्यू उसको कहेंगे हम फैसिलिटी की वैल्यू, मतलब परक्विजिट वैल्यू। तो बच्चे हमारे को जहां जहां फैसिलिटीज गिवन होंगी, परक्विजिट्स गिवन होंगी, वहां वहां हमारे को हर जगह परक्विजिट्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए बच्चे यहाँ पे हम परक्विजिट की वैल्यू निकालते हैं। तो कह रहा है कि अगर एम्प्लॉयर जिसने नौकरी पे रखा है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा और उसने रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी, तो ऐसे केस में उसने जो फ्री में रहने के लिए घर दिया है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। कौन निकालेगा? गवर्नमेंट निकालेगी उसकी वैल्यू, और उसको कहेंगे लाइसेंस फी। वो परक्विजिट वैल्यू होगी उस घर की, उस फैसिलिटी की वैल्यू होगी। अगर इतना ही वैल्यू होगी अगर घर अनफर्निश्ड है, अनफर्निश्ड मतलब अगर उसमें फर्नीचर नहीं लगा हुआ, एसी नहीं लगा हुआ, वॉशिंग मशीन नहीं लगी हुई। एसी वॉशिंग मशीन भी आपका किस में आ जाता है? फर्नीचर में ही आ जाता है, टेबल चेयर भी फर्नीचर में आ जाता है। बट अगर गवर्नमेंट ने ऐसा घर दिया जिस जो फर्निश्ड है, फर्निश्ड मतलब उसमें वॉशिंग मशीन, एसी और टेबल चेयर और बेड वगैरह सब कुछ है, तो कितनी वैल्यू होगी? वैल्यू होनी चाहिए, वो लाइसेंस फीस होगी, प्लस जितना ये फर्नीचर था ना, जितना भी टेबल चेयर और बेड और ये एसी वॉशिंग मशीन, इन सब की टोटल वैल्यू निकाल लेंगे कि मान लो एक चीज 1 लाख की, एक 10,000 की, एक 20,000 की, सबको जोड़ जाड़ के उनकी लाखों में जो वैल्यू निकली वो निकाल ली। उस वैल्यू का 10% निकालेंगे, और जो वैल्यू का 10% होगा वो हम ऐड कर देंगे बच्चे। तो हम कुल मिला के कहेंगे कि इतनी वैल्यू है उस फर्निश्ड घर की। अच्छा बट बच्चे ये 10% हम तब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर का अगर वो फर्नीचर गवर्नमेंट ओन करती है, तो गवर्नमेंट का अपना फर्नीचर है वो। तो बट मान लीजिए वो गवर्नमेंट का मकान तो अपना है, बट जो अंदर फर्नीचर लगा हुआ है ना, टेबल चेयर एसी वॉशिंग मशीन, वो गवर्नमेंट ने किराए पे ले रखी है तुम्हारे को देने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट ने वो सब किराए पर ले रखी है तो गवर्नमेंट ने कितना किराया भरा टेबल चेयर के लिए, फर्नीचर के लिए, उसको आप ऐड कर दोगे गवर्नमेंट की जो हाउस है उसकी जो फीस आई थी लाइसेंस फीस उस पे, और टोटल हो जाएगी परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। बच्चे फिर से बोलती हूँ, अगर मेरे को कोई भी मकान गवर्नमेंट ने फ्री में रहने के लिए दिया है तो क्या होगा उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे कि गवर्नमेंट उस मकान की वैल्यू को निकाल देगी, कहेगी ये लाइसेंस फीस है। अगर उसमें कोई फर्नीचर नहीं लगा होगा घर में तो इतनी ही फीस परक्विजिट वैल्यू होगी उस घर की। बट अगर उस घर में फर्नीचर भी लगा होगा तो हम ये चेक करेंगे फर्नीचर गवर्नमेंट का अपना है या गवर्नमेंट
अमाउंट में जो लाइसेंस फीस आई थी घर पे, घर की वैल्यू जितनी आई थी उसमें ऐड कर देंगे लाइसेंस फीस में। और अगर रेंट पर था तो हम 10% ऐड नहीं करेंगे, रेंट जितना दिया गवर्नमेंट ने फर्नीचर का उसको ऐड कर देंगे लाइसेंस फीस घर की, कि घर की वैल्यू कितनी आई थी, परक्विजिट वैल्यू घर की, उसमें ऐड कर देंगे और फिर हमारा आ जाएगा परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब आते हैं बच्चे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर पे। हमारे केस में हम कर रहे थे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बच्चे आप देख रहे थे ना हमारे क्वेश्चन में, मिसेस जेड क्या थी, वो पीक्यूआर लिमिटेड के साथ काम कर रही थी। पीक्यूआर लिमिटेड क्योंकि एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया था। तो अब हम देखते हैं उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा। तो बच्चे जब भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का केस होगा और रेंट फ्री अकोमोडेशन दी गई है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप क्या करेंगे बच्चे, आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि पहला तो हमने देख ही लिया कि एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। अब दूसरे नंबर पे हमें देखना है कि कौन सी सिटी में उसने रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है। दिल्ली में दिया है, बैंगलोर में दिया है, कहाँ दिया है, केरला में दिया है, कर्नाटका में दिया है, यूपी में दिया है, कहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है जाननी है। और जहां पर दिया है, मान लीजिए दिल्ली में दिया है, तो वहां की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है या 10 लाख से ज्यादा है बट 25 लाख से कम है, या 10 लाख से भी कम है, ये देखना है आपको, पॉपुलेशन देखनी है। अब आप कहोगे मैम अगर पॉपुलेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में और सिर्फ लिखा हुआ है दिल्ली में दी है, तो मैं कहूंगी कि भाई इतना तो हम तो इन केस, अब इसमें 3 केसेस बनेंगे। अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने एक ऐसी जगह पे दी है जहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, पॉपुलेशन कौन से सेंसस के हिसाब से देखेंगे, जनगणना जो 2001 में हुई थी उसमें पॉपुलेशन बताई गई थी कि दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी है, मुंबई की इतनी है, कर्नाटका की इतनी है। इंडिया में जनगणना जो 2001 में हुई थी उसमें पॉपुलेशन बताई गई थी। उस पॉपुलेशन के बेसिस पर हम देखेंगे कि चलो दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है, मुंबई में इतनी है, तो क्वेश्चन में दिल्ली लिखा है, मुंबई लिखा है, बैंगलोर लिखा है, कैलकाटा लिखा है, हर चीज हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अब दिल्ली का हमें पता है कि 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ऐसे केस में जब पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा होगी तो परक्विजिट वैल्यू उस घर की जो कि आपको एक प्राइवेट एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है उसकी वैल्यू होगी 15% ऑफ सैलरी। बट अगर जिस जगह पे आपको घर प्रोवाइड किया गया है फ्री में रहने के लिए आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, उस जगह की पॉपुलेशन 10 लाख से तो ज्यादा है, बट उस जगह की पॉपुलेशन आपकी देखिए 25 लाख से कम है। 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से कम है। तो बच्चे ऐसे केस में क्या होगा, 10% ऑफ सैलरी आपकी उस घर की परक्विजिट वैल्यू होगी, उस घर की फैसिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, 10% ऑफ सैलरी। कब, जब सिटी ऐसी है जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से तो ज्यादा है बट 25 लाख से कम है। तीसरा है कि मान लीजिए जहां पर आपको घर प्रोवाइड करा गया है फ्री में रहने के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वहां पर जो पॉपुलेशन है उस घर की फैसिलिटी की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में कितनी होगी, 7.5% ऑफ सैलरी। तो मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर में 3 ही हो सकते हैं केसेस, या तो 15% ऑफ सैलरी, या 10% ऑफ सैलरी, या 7.5% ऑफ सैलरी। परक्विजिट वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होगी। अच्छा, ये केस कब था बच्चे, ये केस तब था कि इफ अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ये अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने ओन करी है, नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर था वो मालिक था अगर एक घर का, और वो घर उसने फ्री में रहने के लिए अपने एम्प्लॉय को दे दिया, तो हम 3 केसेस बनाएंगे उसके, कि पॉपुलेशन देखेंगे कि कितनी है उस जगह की जहां पे ये घर दिया गया है, और जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से हम केस चूज कर लेंगे हमारा कौन सा लग रहा है, तीनों में से एक लगेगा।
बट मान लीजिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ही है, प्राइवेट एम्प्लॉयर ही है, बट उसने फ्री में रहने के लिए घर भी दिया है अपने एम्प्लॉय को, बट जो घर था वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ओन नहीं करता था, उसके नाम पे नहीं था। उसने पहले तो मालिक ने पहले तो रेंट पे लिया घर और उसके बाद फ्री में अपने एम्प्लॉय को दिया। तो अगर ऐसा केस है तो हमेशा परक्विजिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? परक्विजिट वैल्यू हमेशा होगी दोनों में से छोटा अमाउंट। कौन सा? रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, जितना रेंट पे किया उसने वो, या फिर 15% ऑफ सैलरी। दोनों में से जो छोटा अमाउंट होगा वो क्या आ जाएगा? परक्विजिट वैल्यू। मतलब फैसिलिटी की वैल्यू किसकी? रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। बाकी के पॉइंट्स इस अकोमोडेशन से रिलेटेड आप खुद पढ़ेंगे। अब हम ओके, तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट देखिए, आप लिखा हुआ है कि मिसेस जेड को रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली। कहाँ मिली? दिल्ली में मिली, विद फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 60,000। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो ये जानना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। तो अब आप देख के बताइए ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है? हमने कहा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है, हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर वाला केस लगेगा। अब इसमें भी आगे दो केसेस होते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर में, कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जिसको ओन करता है घर को, जिसको उसने फ्री में रहने के लिए दिया अपने एम्प्लॉय को, या उसने पहले रेंट पे लिया और फिर फ्री में रहने के लिए दिया अपने एम्प्लॉय को। तो आपने कहा कि हम चलो पढ़ते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिल्ली में थी विद फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 60,000। तो कहीं पे भी रेंट पेड नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है? फेयर रेंटल वैल्यू, मतलब आसपास के घरों में इतना रेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब है उसको नहीं मिल रहा, उसने नहीं दिया रेंट, उसने नहीं दिया रेंट। फेयर रेंटल वैल्यू यही बात बता रहा है। तो इसका मतलब ओनर है, आपका एम्प्लॉयर ओनर है उस घर का जिसको उसने फ्री में रहने के लिए मिसेस जेड को दिया है। अच्छा, और दिया कहां पर है? दिल्ली में रहने के लिए दिया है। तो दिल्ली की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, ये बात हमें बाय कॉमन सेंस पता है क्योंकि हम देखते हैं न्यूज वगैरह में। तो बच्चे फिर ऐसे केस में जब वो घर खुद ओन कर रहा होता है, तो ऐसे केस में तीन केसेस में से एक लगता है, 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, या 7.5% ऑफ सैलरी। और अगर वैल्यू, मतलब फैसिलिटी की वैल्यू, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है उस फैसिलिटी की वैल्यू कितनी होगी? 15% ऑफ सैलरी। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसमें सैलरी का मतलब क्या है? तो अब हम दोबारा देखेंगे कि सैलरी का मतलब इसमें कि क्या बताता है रेंट फ्री अकोमोडेशन में। देखिए बच्चे ध्यान से, कहता है सैलरी का मतलब होगा, सैलरी में हम बेसिक सैलरी जोड़ेंगे, डीए जोड़ेंगे, डेयरनेस अलाउंस, इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, बोनस जोड़ेंगे, कमीशन जोड़ेंगे, और क्या जोड़ेंगे? कमीशन दो तीन तरीके का होता है वो जोड़ेंगे, और मंथली कमीशन जोड़ेंगे, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस जोड़ेंगे, मॉनेटरी पेमेंट्स जोड़ेंगे। अब बच्चे बिफोर आई गो फर्दर, यहीं पे आपको बताऊंगी कि बेसिक सैलरी तो आपको बता दिया क्या होता है। अब ये डेयरनेस अलाउंस क्या होता है बच्चे? डेयरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। आप देखते हो हर साल महंगाई बढ़ जाती है। जैसे इस साल मान लीजिए मतलब इस साल मान लीजिए मुझे 50,000 सैलरी मिली है, अगले साल मुझे मान लीजिए 60,000 सैलरी मिलेगी। क्यों वो 10,000 बढ़ा के देगा मेरा एम्प्लॉयर मुझे? जितना जितना खर्चा मैं अभी करती हूँ उतना ही खर्चा अगले साल करूंगी, फिर भी मेरी सैलरी उतनी की उतनी खर्च हो जाएगी। कहने का मतलब 50,000 रुपए में मैं जितनी चीजें खरीद सकती हूँ आज दिन, नेक्स्ट ईयर उतनी ही चीजें खरीदने के लिए मुझे 60,000 रुपए चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़
तो क्या होगा बच्चे, तो ये होगा कि मैं तो कम चीजें खरीद पाऊंगी, तो इसलिए मैं अपने एम्प्लॉयर को कहूंगी कि महंगाई बढ़ गई तो मेरे को महंगाई को कॉम्पनसेट कर, जितनी महंगाई बढ़ी है उतना मुझे एडिशनल सैलरी दे। तो उसी को कहते हैं हम महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस। रिपीट कर रही हूँ, आपने सुना होगा बच्चे कि हर साल महंगाई बढ़ जाती है। अब महंगाई बढ़ जाती है तो आपके पेरेंट्स की जो सैलरी होती है वो भी बढ़ जाती है, उसी हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता है उन्हें कि अब महंगाई बढ़ गई है तो इसलिए। मान लीजिए पिछले साल मुझे 50,000 रुपए सैलरी मिलती थी, 50,000 रुपए महीना। इस साल महंगाई बढ़ गई, अब मैं 50,000 में उतना खरीद ही नहीं पा रही जितना मैं पिछले साल 50,000 में खरीद लेती थी। तो इस साल मैंने देखा, पता किया कि ये ब्रेड, दूध, घर का जो भी मेरे एक्सपेंसेस थे सारे मिला के 60,000 रुपए बन रहे हैं, जो पहले 50,000 बनते थे। तो अब वो 50,000 रुपए जो पहले 50,000 बाय कर देते थे वो बाय नहीं कर पा रहे, अब उतने के लिए मेरे को 60,000 की जरूरत है। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को कहा महंगाई भत्ता दो, मुझे महंगाई बढ़ गई है, महंगाई भत्ता दो। महंगाई भत्ते का इंग्लिश में नाम होता है डेयरनेस अलाउंस। मैंने कहा उनको डेयरनेस अलाउंस दो और 10,000 रुपए महीना दो क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो बच्चे इससे कहते हैं हम डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। तो ये क्या कह रहा है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन जब आप कैलकुलेट करोगे उसकी सैलरी, तो उसके अंदर आप बेसिक सैलरी लोगे और आप एक चीज लोगे डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। अब बच्चे महंगाई भत्ता भी ना दो तरीके का होता है। एक महंगाई भत्ता तो आपने सुन लिया कि मतलब पूरे का पूरे अगर बात करी जाए तो ये हो गया महंगाई भत्ता हमारा। अब बच्चे जब हम कुछ तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं हमारे, लाइक ग्रेचुटी, पेंशन, चलो बाकी सारे पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है जब नौकरी आपकी खत्म हो जाती है, ये भी सबने सुन रखा होगा। तो बच्चे जब आपने ये सब सुन रखा है तो जब हम ये पेंशन, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, ये जब हम रिटायरमेंट के टाइम पे या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ये जो पेमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो उनमें भी हम ना महंगाई भत्ता इंक्लूड करते हैं। तो जब हम महंगाई भत्ता उनमें इंक्लूड करते हैं तो जितना महंगाई भत्ता पहले मिला करता था उतना ही हम इंक्लूड करेंगे? नहीं, जब उतनी सैलरी नहीं मिल रही बच्चे, अब बच्चे इतनी सैलरी ही नहीं मिल रही है आपको जितनी पेंशन, मतलब जब आपको मिल रही है उस समय आपको इतनी सैलरी थोड़ी ना मिल रही है जितनी आपको पहले मिला करती थी जब आप नौकरी कर रहे थे। नौकरी खत्म होने के बाद जब आपकी रिटायरमेंट हो गई है उसके बाद आपको कम ही पैसे मिलते हैं ना पेंशन के, उतने तो नहीं मिलते जितने आप नौकरी कर रहे थे तब मिलते थे। तो उस टाइम पे आपको महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस जो होता है वो पूरा नहीं मिलता, वो आपको उसका कुछ पार्ट मिलता है, कभी कभी पूरा भी मिलता है। तो अब डिपेंड करता है कि आपका जो मालिक है वो आपको कितना महंगाई भत्ता देना चाहता है। तो अब जब आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ना हमेशा लिखा हुआ होगा कि महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट बेनिफिट जो होते हैं ना पेंशन वगैरह, इन अंदर पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा, मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी कोई जरूरी नहीं होता रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट बनेगा या कुछ 40% बनेगा, 30% बनेगा? आई होप स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको। आगे बढ़ रहे हैं हम।
Okay, class. I don't know what problem came in between. I think आपका reconnect हो रहा था. Okay. Anyways, I was on DNS allowance. मैं आपको बता रही थी महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है, महंगाई को मीट करने के लिए दिया जाता है. फिर मैंने आपको ये बताया कि जब हमारा एम्प्लॉयर हमारे को पेंशन देता है, ग्रेचुटी देता है, जब हम रिटायर हो जाते हैं उसके बाद, तो उनकी कैलकुलेशंस करने के लिए कि कितनी ग्रेचुटी दें, कितनी पेंशन दें, वो पूरे का पूरा महंगाई भत्ता भी यूज कर सकता है, उसका थोड़ा सा पार्ट भी यूज कर सकता है, और ना देना चाहे महंगाई भत्ता उसमें तो नहीं भी दे सकता. वो हमारे एम्प्लॉयर पे डिपेंड करेगा. तो हमारे क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि एम्प्लॉयर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए महंगाई भत्ते को पार्ट बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता, और बनाना चाहता है तो कितना बनाना चाहता है, पूरे का पूरा 100% या 40%, 30%, 20%, 10%. तो बच्चे जब इस तरीके का कुछ हमारे को गिवन होगा तो हमेशा आपके क्वेश्चन में जो डीए है उसके आगे ब्रैकेट्स में लिखा होगा कि वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है या नहीं फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. इन केस वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो इसका मतलब है कि वो पेंशन की कैलकुलेशन, ग्रेचुटी की कैलकुलेशन, लीव एनकैशमेंट, जो भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली चीजें हैं उनकी कैलकुलेशन जो होगी कि आपको कितना पैसा मिलना है उनका, उसके लिए वो डीए इंक्लूड होगा. अच्छा, अगर वो पूरे का पूरा डीए इंक्लूड होगा तो सिर्फ इतना लिखा होगा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. और अगर मान लीजिए उसमें से कुछ पार्ट इंक्लूड होना है तो ऐसा लिखा होगा परसेंटेज फॉर्म में. अगर मान लीजिए जितनी अमाउंट लिखी होगी, मान लीजिए 10,000 रुपए महीना है, तो 10,000 रुपए में से 40% निकाल लेंगे, फिर मतलब 4,000 रुपए महीना, उतना आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन का पार्ट बन जाएगा. समझ आई बच्चे? और क्लियरली आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ आ जाएगी ये बात. नेक्स्ट है आपका बोनस. बोनस आपने सुना होगा ना, दिवाली बोनस या बोनस मिला है, एम्प्लॉयर ने बोनस दिया है, तो वो जो बोनस होता है वो भी आएगा आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी की डेफिनेशन में. फिर आएगा कमीशन. अब बच्चे कमीशन तो आप सबने सुन ही रखा है कि मान लीजिए मैं नौकरी करती हूँ कहीं पर जहाँ पे गाड़ी बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी में मैं नौकरी करती हूँ. उन्होंने मुझे बोला तू हमारी इस महीने 20 लाख की गाड़ियां सेल करा दे. 20 लाख की गाड़ियां अगर तूने सेल करा दी तो जितनी तू सेल कराएगा उतने पे हम 5% पे को कमीशन देंगे. तो मतलब 20 लाख का 5% मेरा कमीशन हो गया. तो ये कहते हैं ऐसा कमीशन जो परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला हो, सेल्स जितनी होंगी उसकी कुछ परसेंटेज तेको कमीशन मिलेगा, वो वाला कमीशन हम सैलरी फॉर आरएफए की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे. बच्चे अगर कुछ बात आपके माइंड में आ रही हो कि ये अभी क्लियर नहीं हुआ तो डोंट वरी, जब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे तो बड़े अच्छे से क्लियर होगा. अभी तो हम थ्योरी समझ रहे हैं इसकी. अच्छा, एक और कमीशन होता है बच्चे, कौन सा वाला? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ परचेज वाला. कि परचेजेस जितने की हुई हैं, मान लीजिए 50 लाख की परचेजेस हुई हैं, तो 50 लाख का 10% कमीशन होगा. अगर ऐसे बोल दिया जाए तो कमीशन फिर निकाल लेंगे उसका. तो कमीशन परसेंटेज ऑफ सेल्स पे भी कैलकुलेट होता है, परसेंटेज ऑफ परचेजेस पे भी कैलकुलेट होता है. दोनों ही हम इंक्लूड करेंगे सैलरी की डेफिनेशन होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन में. इसमें इंक्लूड होता है कमीशन. कौन से वाला? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाला. तो भाई कमीशन तो बहुत टाइप का होता है. एक होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला, एक होता है परसेंटेज ऑफ परचेजेस वाला, एक होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाला. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाला कैसे होता है कि अगर मेरे को कहा जाए मैं मारुति सुजुकी कंपनी में काम करती हूँ, गाड़ी बेचने वाली कंपनी में, उन्होंने मुझे बोला मन लगा के गाड़ियां बेच, जितना प्रॉफिट हम कमाएंगे उस प्रॉफिट का 5% देखो हम कमीशन देंगे. तो इसका मतलब क्या होता है कि कमीशन आपको मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स. रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर जब हम सैलरी लिखते हैं, मतलब 15% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, जब भी हम एक सैलरी लेते हैं तो सैलरी का मतलब हमारा क्या क्या होगा? बेसिक सैलरी हम जोड़ेंगे, महंगाई भत्ता जोड़ेंगे, उसमें डेयरनेस अलाउंस, कौन से वाला? जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट होगा. और क्या जोड़ेंगे बच्चे? कमीशन जोड़ेंगे. कौन से वाला कमीशन जोड़ेंगे?
इसमें हम जोड़ेंगे कमीशन, परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स वाला, परसेंटेज ऑफ परचेजेस वाला। एक और टाइप का कमीशन जोड़ेंगे, उसे कहते हैं मंथली कमीशन, जो मंथली मिलता रहेगा, जैसे कि 2,000 रुपए हर महीने मिलेगा, ऐसे वाला कमीशन भी हम जोड़ देंगे उसमें, सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। और क्या जोड़ेंगे बच्चे हम? टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। स्क्रीन पे देखो एच पॉइंट, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। अब ये अलाउंस क्या होती है मैम, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो बच्चे अलाउंस का मतलब होता है मॉनेटरी अलाउंस, पैसे के फॉर्म में दी हुई अलाउंस क्या होती है। अब देखिए बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा मालिक होता है, जो हमें नौकरी पे रखता है एम्प्लॉयर, वो हमारे को एक तो कुछ कैश देता है, कैश के फॉर्म में सैलरी दी, उसके अलावा साथ में उसने अलाउंसेस दे दी और परक्विजिट्स दे दी। परक्विजिट्स तो फैसिलिटीज हो गई, अब अलाउंसेस क्या है मैम? अब अलाउंसेस का मतलब एग्जांपल लेके समझाऊंगी आपको। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दी जाती है, वो क्या होती है? एम्प्लॉयर ने बोला कि ये आपके बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन पे आप खर्चा तो करते ही होगे। तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं तो खर्चा करती हूँ अपने बच्चों की एजुकेशन पे। तो उसने बोला कि ठीक है, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप जो खर्चा करते हो उसके लिए मैं आपको अलाउंस दे रहा हूँ 300 रुपए महीना की, कि अब 300 रुपए एक बच्चे के एजुकेशन का खर्चा मैं आपको दे रहा हूँ अलाउंस के फॉर्म में, इतना पैसा पकड़ा रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन में ये पैसा लगाना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे आपको 300 रुपए महीना दे रहा हूँ एक बच्चे का। मैंने कहा बट मेरे तो 2 बच्चे हैं। तो कहता ठीक है, फिर दोनों बच्चों का ले लो। तो उसने कहा ठीक है, फिर 300 रुपए एक बच्चे का एक महीने का, तो फिर 2 बच्चों का आप ले लो मेरे से पैसे, 600 रुपए महीना ले लो। फिर मैंने कहा ठीक है। अब बच्चे अलाउंस दे दी उसने, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे दी। अब जरूरी नहीं है ना अलाउंस पूरी की पूरी टैक्सेबल हो। कहने का मतलब जो 300 रुपए महीना उसने दिया है, बन तो मेरी सैलरी का पार्ट गया। अलाउंसेस भी हमारी सैलरी का पार्ट होती है, और गवर्नमेंट कहती है बेवकूफ मत बनाओ हमारे को। इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है जो कैश में सैलरी रिसीव कर रहे हो उस पर भी तुम्हारे से टैक्स चार्ज करेंगे, जो तुम फैसिलिटीज रिसीव कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर से उनकी परक्विजिट वैल्यू निकाल लो, उस पर भी टैक्स चार्ज करेंगे तुमसे। जो तुम्हें अलाउंसेस मिल रही हैं उन पे भी तुमसे टैक्स चार्ज करेंगे। बट अलाउंस हो सकता है हम तुम्हारी कुछ अलाउंस को फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर दें, उन पे टैक्स चार्ज ही ना करें, कुछ नहीं करेंगे। अब बच्चे ऐसे ही एक अलाउंस ऐसी भी होती है ट्रांस, जैसे अब चलिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को ही आगे बताती हूँ। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मेरे मालिक ने मान लीजिए 300 रुपए पर मंथ एक बच्चे के दे दिए, मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे 600 रुपए पर मंथ दे दिए। अब 12 मंथ से मैं उसको मल्टीप्लाई करके 1 साल का निकाल लूंगी, क्योंकि हमारे को जब हम इनकम टैक्स भर रहे हैं तो पूरे 1 साल की सैलरी निकालनी है, राइट? इनकम टैक्स भरने के हिसाब से प्रीवियस ईयर में हम वो सैलरी कमाते हैं और असेसमेंट ईयर पे उसमें टैक्स भरते हैं। तो अब बच्चे 300 रुपए महीना जो मुझे एक बच्चे का मिला, तो क्या मुझे उस 300 रुपए महीना पे टैक्स, मतलब 300 रुपए जो एक बच्चे का मिला उस 300 रुपए पे मैं टैक्स भरूंगी गवर्नमेंट को कि अब ये मेरी सैलरी का पार्ट हो गया, इस पे टैक्स भरूं, या उसमें से मुझे कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी? तो कहा उन्होंने कि नहीं, कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। मालिक ने तो मुझे 300 रुपए मंथ दिया एक एक बच्चा। मान लीजिए, अब नया एग्जांपल ले रही हूँ, मान लीजिए मेरा एक ही बच्चा है, मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए मेरे मालिक ने 300 रुपए दिए एक महीने में मुझे एजुकेशन के लिए, हर महीने वो 300 रुपए देता है। ऐसे केस में बच्चे, हम मैंने कहा एग्जेम्पशन बताओ कितनी है, तो आपने कहा एग्जेम्पशन क्या है? गवर्नमेंट ने बोला है हर महीने 100 रुपए की एग्जेम्पशन दी जाएगी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे, कि इन 300 रुपए में से 100 रुपए ऐसे होंगे जिसपे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करेगी। बचे कुछ 200 रुपए पे हर महीने गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। वो गवर्नमेंट, तुम्हें पता ही है, पूरे 1 साल का मिला के टैक्स चार्ज करती है। तो जो बचे हुए 200 रुपए होंगे उसको हम 12 महीनों से मल्टीप्लाई करके और जो अमाउंट आएगी उस पे पूरे साल का इनकम टैक्स भर देंगे, तो सैलरी के अंदर उसको लिखेंगे। तो अब आप कहोगे मैम थोड़ा थोड़ा समझ आया है अभी, तो कोई नहीं, हम और आगे बढ़ेंगे जब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर,
जब आप नौकरी करते हो तो आप गाड़ी में बैठ के या जैसे भी ट्रेन से, बस से, कैसे भी आप ऑफिस से घर जाते हो, घर से ऑफिस जाते हो, उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दी जाती है। किसको दी जाती है बच्चे? सबको नहीं दी जाती। दी जाती है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं ना, उनको दी जाती है। जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड होते हैं, उनको दी जाती है। जो सुन नहीं सकते, डेफ होते हैं, उनको दी जाती है। ऐसे ही इस तरीके के लोगों को दी जाती है जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, बाकियों को भी दी जा सकती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बट जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, किसके लिए टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, मतलब कितनी, मतलब ऐसा नहीं है पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। बट थोड़ा बहुत भी जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको मिलेंगी ये एग्जेम्पशंस। और बाकी लोगों को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए, अगर मालिक ने अपने एम्प्लॉय को पैसे दे पकड़ा दिए कि ये ले ट्रांसपोर्ट अलाउंस के पैसे, 10,000 रुपए महीने ले ले, फॉर एग्जाम्पल 10,000 ले रही हूँ, 10,000 रुपए महीना ले ले, ऑफिस से घर आ जाइयो, घर से ऑफिस आ जाइयो, और मान लीजिए मैं हट्टी कट्टी हूँ, मैं सब कुछ ठीक हूँ, और मेरे को मेरे मालिक ने मेरे को ऐसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 10,000 रुपए महीना दे दिया, तो गवर्नमेंट कहेगी इस 10,000 को ना चुपचाप से अपनी सैलरी के अंदर जोड़ के दिखाओ, और तुम्हारी सैलरी अब 10,000 से बढ़ गई है, तो अब तुम टैक्स भरो उस पर। ठीक है बच्चे? तो हम पहले इस 10,000 रुपए को 12 महीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। एक महीने में 10,000 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया, तो 12 महीने में 1,20,000 का दिया। उतना मैं अपनी सैलरी में और जोड़ दूंगी, फिर कुल मिला के जो सैलरी आएगी उस पर टैक्स भरूंगी। गवर्नमेंट मुझे कहती है कि तुम्हारे को जो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 10,000 रुपए महीना मिला है ना, उसको तुम 12 महीने से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? मैंने कहा कि ठीक है इतना इतना आ गया, तो 1,20,000 आ गया। तो उन्होंने कहा उसमें से माइनस कर दो, एग्जाम्पशन बता रहे हैं इतनी अमाउंट एग्जाम्प्ट है हर महीने, उतनी माइनस कर दो, बच्चे कुछ पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पशन गवर्नमेंट इसलिए दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई, पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं चार्ज करना, वो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलना ही चाहिए। तो जो टैक्सेबल पोर्शन होगा अलाउंसेस का, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर मान लीजिए मेरे को 300 रुपए महीना मिली, बट 100 रुपए गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का हर महीने, तो 200 रुपए टैक्सेबल है। तो जो टैक्सेबल वैल्यू होगी ना अलाउंसेस की, वो हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी की जो डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड कर देंगे बच्चे। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी पेमेंट्स विच डू नॉट have nature of perquisites such as leave encashment। कह रहा है perquisites की जिनकी नेचर ना हो। देखो बच्चे, ये खुद रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है? फैसिलिटी है, परक्विजिट है। तो अब इसके लिए जब हम सैलरी, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए जब सैलरी की डेफिनेशन लिखेंगे, तो उसके अंदर हम और परक्विजिट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे और फैसिलिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ऐसी मॉनेटरी